स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या अर्ली ह्यूमंस या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स के रिकॉर्ड हमें मिलते हैं पेलेंटोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के तौर पे, उसके बेसिस पे हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस ब्लैक मैजिक जैसी प्रैक्टिसेस और कैनिबलिज्म यानी एक ह्यूमन का दूसरे ह्यूमन को खाना, इन जैसी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते होंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष सिंह। एंथ्रोपोलॉजी की सीरीज में जहां हम अलग अलग लेक्चर्स में इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, पेलियोंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स और इवोल्यूशन के वेरियस एस्पेक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, आज एक नई वीडियो के साथ हूं जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से अलग अलग पेलियोंटोलॉजिकल या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इस तरफ सजेस्ट करती हैं कि अर्ली ह्यूमंस या हमारे एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन जो हमें देखने को मिलती है वो कई अजीबो गरीब प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं, जिनका आज के कई सारे जगहों पे आप आज की जो प्रेजेंट सोसाइटीज है उनके साथ आप एक सर्वाइवल की तरह लिंक जोड़ सकते हैं, जो कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स में इवोल्यूशनरी स्कूल के अंदर हमने एक फिनोमेना, एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको वापस से एक इंट्रोडक्टरी पार्ट की तौर पर मैं याद दिला दूं, ये दो आपको स्पेसेस देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे बोर्ड पे। These are called the Sapiens Vault। आप इन स्पेसेस के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी क्वेरीज को यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, कुछ आपको ऐसे वीडियोस का सजेशन देना है जिसको हम यहाँ पे ला सके, उसके ऊपर डिस्कशन कर सके, प्रीवियस आंसर्स और भी कई सारी चीज़ें जो PPTs और PDF यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो आपको रेगुलरली इन चैनल्स, इन स्पेसेस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। तो आप सर्च बॉक्स में जाकर के सेपियंस वॉल्ट डालेंगे इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, यू कैन फाइंड आवर चैनल, यू कैन फाइंड दैट स्पेस एंड कनेक्ट विद अस। टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स मूव ऑन टू टुडेज टॉपिक, दैट इज डिड अर्ली ह्यूमंस प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक एंड कैनिबलिज्म। क्या जो हमारे एविडेंसेस हमको देखने को मिलते हैं वो इस तरफ इशारा करते हैं। यहाँ पे हम अगर फाइंडिंग्स की बात करें, क्या हमें पेलियोंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में मिलता है, तो कई सारे, खासकर मिडिल ईस्ट में आपको देखने को मिलता है, सेंट्रल एशिया के कई सारे जगहों पे आपको जो फॉसिल रिमेन्स मिल रहे हैं, पेलियोंटोलॉजिकल रिकॉर्ड मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हाँ ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये होती रही होंगी। ऐसा इंटरप्रिटेटिव आर्कियोलॉजी का स्कूल जो है उसके बेसिस पे निकली हुई जो फाइंडिंग है, जो कंक्लूजन्स है, उसकी तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन हम हर एक चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज निएंडरथल स्पेसिफिक पॉपुलेशन की, ठीक है। निएंडरथल एज अ स्पीशीज आपको हमें बताया गया था। होमो के अंदर ही, होमो का जो जेनरा है, होमो एज अ जीनस, उसके अंदर कई सारे आपको फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, कई सारी स्पीशीज देखने को मिलती हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कैसे डेनिसोवा आ सकते हैं, ठीक है, निएंडरथल्स आ सकते हैं, आपके नालेडी की जो पॉपुलेशन है वो आती है, हाइडेलबर्गेंसिस है, ये सारे के सारे आपके होमो जीनस के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात कर ले अर्ली ह्यूमन पॉपुलेशन की, तो हम यहाँ पे निएंडरथल के एस्पेक्ट में निएंडरथल्स की कई सारी फाइंडिंग्स के बेस पे आज के इस वीडियो को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। निएंडरथल्स की अगर बात करें तो मिडिल पेलियोलिथिक के आसपास, ऑल्दो अपर पेलियोलिथिक में भी हमें अर्ली रिकॉर्ड्स में उनके ट्रेसेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो लोअर पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक तीन फेजेस में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल एंड अपर। लोअर पेलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड है वो यूजुअली एसोसिएटेड है उसकी सबसे ओल्डेस्ट लेयर होमो हैबिलिस की पॉपुलेशन के साथ, द फर्स्ट होमो स्पीशीज आपको जो देखने को मिलती है। नेक्स्ट होमो इरेक्टस के साथ उसका एसोसिएशन होता है लेटर फेज में, लोअर पेलियोलिथिक के अंदर ही। जब आप मिडिल पेलियोलिथिक पे आते हो तो कई सारे अलग अलग जेनरास होमो के, आपको कई सारे आर्केइक ह्यूमन जिनको आप कहते हो वो पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है, या फिर आप उसको आर्केइक होमो सेपियंस कहकर एड्रेस कर सकते हो, जिसमें से निएंडरथल एक स्पीशीज है जिसको आप बोलते हो होमो निएंडरथलेंसिस, अगर आप टेक्सोनॉमिकल लेवल पे उसको एड्रेस करना चाहो तो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप फाइनली सबसे लेटर फेज की तरफ जाते हो जो कि है अपर पेलियोलिथिक का पीरियड, अपर पेलियोलिथिक पीरियड में आपको जो ट्रेसेस देखने को मिलते हैं वो आ जाते हैं उस समय AMH या फिर एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, AMHS इसको बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ निएंडरथल्स के लिए हमने जो टर्म यूज किया, आर्केइक ह्यूमंस कह सकते हो आप या आर्केइक होमोसेपियंस कह सकते हो। जो आपको होमो इरेक्टस की जो पॉपुलेशन है उसके और मॉडर्न ह्यूमंस की पॉपुलेशन जो है, या जिसको आप एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस या ह्यूमन बींग्स कह रहे हो, उनके बीच की एक ट्रांजिटरी स्टेज की तरह आपको देखने को मिलता है, उसके बीच में जो भी स्पीशीज आपको आते हुए देखने को मिलती है। हमने एक वीडियो, अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने वीडियो को देखा होगा स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे वेरियस होमोजीनस के अंदर जो अलग अलग स्पीशीज थी वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपस में टकरा रही थी, उनके बीच हमने आप साथ, अगर आपने देखा ना हो तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, स्टडी IQ के ही जो आपकी एंथ्रोपोलॉजी की प्लेलिस्ट है ऑप्शनल की, उसमें आप सर्च कर सकते हो द लॉन्गेस्ट वॉर एवर फॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरीके से मॉडर्न ह्यूमन की जो पॉपुलेशन है, यानी कि एनाटॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस और आर्केइक ह्यूमन बीइंग, जिसमें हमने निएंडरथल्स का एग्जांपल लिया था, उनके बीच की एक राइवलरी, एक कॉन्फ्लिक्ट को वहां पे एड्रेस किया हुआ था। तो सिमिलरली आप यहां पे भी देख रहे हो कि यहां पे कई सारी ऐसी चीजें आपको यूनिक देखने को मिलेगी, दैट इज वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी यूनिक फीचर ऑफ निएंडरथल एज अ होमो स्पीशीज।
तो यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों को बात करते हैं कि ये किस किस चीज़ों पे मानते थे, क्या क्या बिलीव्स थे, क्या क्या प्रैक्टिसेस थे, जिसके लिए हम यहाँ पे ये वीडियो को लेके आए हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली आपको जो प्रैक्टिस देखने को मिल रही है, क्रीमेशन। क्रीमेशन आज के सोसाइटी में बहुत ही कॉमन चीज़ है। आप क्रिश्चियन के रिलीजन में जाओ, आपको इब्राहिमिक ट्रेडिशन में देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस्लाम में भी देख रहे हो आप, क्रिश्चियनिटी में भी देख रहे हो। कई सारे आपको इंडियन पॉपुलेशन के अंदर भी कई ग्रुप्स ऐसे हैं जो क्रीमेशन को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो मुर्दा व्यक्ति होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं, उसको आफ्टर डेथ आप क्या करते हो, बरी कर देते हो, उसको दफन कर देते हो, उसको आप कहते हो क्या, क्रीमेशन कहते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस जो है ऑल्दो आज बहुत कॉमन है, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं ऐसा एविडेंस हमको ढूंढना पड़ता है कि आखिर आई कहां से। तो अगर आप निएंडरथल के बीच में इसको देखो, निएंडरथल के पहले भी आपको इसके स्कैटर्ड वे में या फिर नॉन कंक्लूसिव वे में एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं, पर अगर आप निएंडरथल की बात करो तो क्रीमेशन एक बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही अरेंज, बहुत ही सिंक्रोनाइज फॉर्म में ये उसको कर रहे होते हैं। तो एक तो इनके बीच हमको क्रीमेशन की प्रैक्टिस ओरिजिनेट होते हुए देखने को मिलती है। साथ ही साथ लाइफ आफ्टर डेथ का जो कॉन्सेप्ट होता है, मृत्यु के बाद भी जीवन का चलना, जिसको आज हम कहते हैं कि लाइफ जो है आपकी या फिर सोल जो है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है। अलग अलग रिलीजन के अंदर में आपको ये फिलॉसफी मिल जाती है। आपको हिंदुइज्म के अंदर भी ये प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ यानी कि सोल की इनडिस्ट्रक्टेबल होने के टेंडेंसी जो है उसके ऊपर ये बातें सारी हम लोग किया करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आप देखते हो, जो कि हमारा आज का एक मेन फोकस होने वाला है, दो चीजें जिस पर हम बात करने वाले हैं, एक कैनिबलिज्म, ह्यूमंस का ह्यूमंस को खाना, और दूसरा मैजिक, स्पेसिफिकली उसमें ब्लैक मैजिक जैसी या फिर अलग अदर रिलीजियस कल्ट की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको हम यहाँ पे एड्रेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको एक यूनिक टेंडेंसी देखने को मिलती है जो कि अर्लियर एविडेंसेस में हमको देखने को नहीं मिलती है, पर जो निएंडरथल्स के आपको एविडेंसेस मिल रहे हैं उसके बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि हाँ कुछ मैजिक जैसा फिनोमेना हो रहा है। मैजिक के भी आप देखते हो, मैजिक पे बहुत सारे लोगों ने, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, अगर अभी हम इवोल्यूशनरी स्कूल की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने सिर्फ फ्रेजर का कंट्रीब्यूशन पढ़ा है। फ्रेजर ने मैजिक के ऊपर क्या कुछ कहा है सिर्फ हमने वो पढ़ा है। आगे आप जाओगे तो मेलिनोस्की के भी कंट्रीब्यूशन पढ़ोगे, वो भी मैजिक के ऊपर बहुत सारी चीजें कहे हैं। मैजिक को उन्होंने दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है या फिर दो डिविजन्स उसके दिए हुए हैं, ब्लैक मैजिक एंड व्हाइट मैजिक। अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। फ्रेजर इसको क्या कहते हैं, इमिटेटिव मैजिक कहते हैं और कंटेजियस मैजिक कहते हैं। एससी दुबे और कई और सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो फॉरेन के हैं इसको और सारे टर्म्स में डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोटेक्टिव मैजिक जो किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता हो, प्रोडक्टिव मैजिक जो किसी भी तरह का प्रोडक्टिव, एक तरीके से आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिव आउटकम को अचीव करने के लिए वहां पे आप यूज कर रहे होते हो। इस तरह की सारी चीजों को आप एक तरीके से मैजिक के रेल्म के अंदर में लाके देखते हो। तो यहाँ पे ये सारी चीज परफॉर्म कर रहा होता है। उसका फंक्शन क्या होता है उस पर तो आप कंक्लूसिव वे में नहीं कह सकते हो, लेकिन डेफिनेटली आप ये कह सकते हो कि मैजिकल रिचुअल्स को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है केयर ऑफ एज्ड एंड हैंडीकैप। ठीक है, जो कि बूढ़े वृद्ध लोग होते हैं, एज्ड लोग होते हैं, एल्डरली पीपल होते हैं, या फिर आप कह सकते हो हैंडीकैप जो इंडिविजुअल्स हैं, एक तरीके से आप कह सकते हो जो किसी न किसी तरीके से स्पेशली एबल्ड लोग आज के टर्म अगर आप बात करते हो, उनकी केयर करने का, ठीक है, उनके प्रति एक सिंपैथी या कंपैशन की फीलिंग को होने का जो फिनोमेना है वो भी आपको देखने को मिल जाता है निएंडरथल की स्पीशीज। जो सोचिए आज से लगभग 2 लाख साल पहले की हम बात कर रहे हैं, 2 से 3 लाख साल पहले माना जाता है कि इनका ओरिजिन हुआ होगा, और अराउंड 35 to 25,000 ईयर्स अगो एक तरीके से होमो सेपियंस ने इनको पूरी जगह से, माना यही जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट में पूरी तरीके से ये इरेडिकेट हो गए, या तो उसके भी इनके डिक्लाइन की कई सारी थ्योरीज हैं, कई थ्योरीज हैं इनको डिजीज के तौर पर इनके डिक्लाइन को समझाती है, कई एक मैसिव वॉर के, एक लार्ज स्केल वॉर के तौर पर इनका डिक्लाइन जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। तो रीजंस आर न्यूमरस, ठीक है, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन वेरिड occasions and varied explanations। पर अगर आप बात करते हो तो इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पे आपके इसमें पॉइंट में नहीं दिया हुआ है, जिस पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है आपका कैनिबलिज्म, यानी कि ऐसा फिनोमेना, ऐसा टेंडेंसी ह्यूमन जिसमें ह्यूमन को खा रहा है, या फिर कोई भी इंसान आप बात करते हो, होमोजीनस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऑल्दो स्पेसिफिकली निएंडरथल जो है वो सेपियन स्पीशीज के अंदर में नहीं आता है, पर आर्केइक ह्यूमंस जिसको हम कहते हैं उसके अंदर में आप निएंडरथल की पॉपुलेशन को रखते हो। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक ह्यूमन, भले वो आर्केइक ह्यूमन है, दूसरे ह्यूमन को यानी दूसरे आर्केइक ह्यूमन को कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, तो आप कैनिबलिज्म की टेंडेंसी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब इन सारी बातों को हम कर रहे हैं तो इसके एविडेंसेस क्या है, कुछ बात होगी तभी तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, बिना एविडेंस के आप किसी चीज को कैसे प्रूव करोगे। शानीदार केव्स करके एक जगह है जो आपको देखने को मिलती है इराक में, वहां पे राल्फ सोलकी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट कह सकते हो आप, उन्होंने कई सारे एक्सकवेशन किए। राल्फ सोलकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है जब भी निएंडरथल के ऊपर रिसर्च की बात आती है। इन्होंने मिड 1930s के आसपास से लेकर के मिड 1930 से लेकर के 1970 के अर्ली 1970 तक कई सारी रिसर्चेस की, अलग अलग
रीजन्स में, नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू इराक पर और भी जगहों पे इन्होंने की, दैट वाज मेनली कंसंट्रेटेड अपॉन निएंडरथल एज अ पॉपुलेशन और निएंडरथल एज अ स्पीशीज। और उसमें ये अलग अलग एविडेंसेस को, अलग अलग कंक्लूजन को अंडर द रेल्म ऑफ इंटरप्रिटेटिव आर्कियोलॉजी जिसको आप कहते हो, उसके बेसिस पे ये अलग अलग पॉइंट्स को रख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसा ही चीज इनको देखने को मिलता है जिसको ये यहाँ पे क्या बताया है, द डियर सेरेमनी। डियर सेरेमनी में क्या होता है आपको देखने को मिलता है, राल्फ सोलेकी 1970 में एक ये एक्सकवेशन करके इस फैक्ट को डिस्कवर करते हैं, इस कंक्लूजन पे अराइव करते हैं कि जो डियर का मीट है वो इनको स्टोन बेड्स के ऊपर बिछा हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो डियर का मीट अगर सिर्फ ऐसे ही बिछा हुआ देखने को मिलता है तो आप कह सकते हो इन जनरल की हो सकता है वहां पे कंज्यूम करने के लिए रखा हो या मार के छोड़ दिया हो, ठीक है। पर उसके अराउंड आपको एक बहुत ही ऑर्गेनाइज फैशन में रेड ऑकर देखने को मिलता है। ये रेड ऑकर क्या है, एक तरीके से आपको जैसे गेरुआ कलर का आपको जैसे कलर्स होते हैं, फ्रेगमेंट होते हैं, नेचुरल पिगमेंट होता है, वो आपको उसके अराउंड स्प्रेड, समझ लीजिए कि जैसे कलर को आप किसी चीज के अराउंड स्प्रेड कर देते हो, स्प्रिंकल कर देते हो, उसके ऊपर छिड़क देते हो, उस तरीके से वहां पे होता है। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिचुअल को ये सिग्निफाई कर रहा है, जिसको रिलीजियस कोनोटोलॉजी में आप वो करके देखते हो, इंटरप्रेट करके देखते हो। कुछ लोग इसको मैजिकल वे में इंटरप्रेट करते हैं कि ये कोई मैजिकल परफॉर्मेंस की जा रही थी। आप श्योर तो नहीं हो सकते हो, पर इंटरप्रिटेशन इसका आप इस तरीके से निकालते हो। ये जो आपका स्पेसिफिकली आपको देखने को मिल रहा है राल्फ सोलेकी का जो ये वर्क है, ये लेबनान के जगह पे वहां पे उनको 1970 में उन्होंने किया था, जो रिसर्च, जो डिस्कवरी, उसकी आप यहाँ पे बात कर रहे हो। सेकंड वर्क जो है वो भी दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट का है, जिसको आप कहते हो द बियर कल्ट, ठीक है। बियर कल्ट ये आपको ड्रैगन केव के अंदर में दिखता है, केव है जिसको द हेयर ऑफ ड्रैगन केव या सिंपली द ड्रैगन केव कह के एड्रेस किया जाता है। और ये वर्क जो है डॉक्टर एमिल बैचलर ने किया हुआ है। डॉक्टर एमिल बैचलर ने क्या किया हुआ है, 1970 से 21 है ना, अराउंड जो आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रही थी उसके आसपास से 4 साल का इन्होंने ये काम किया हुआ था, पूरा एक लंबे टेन्योर में, जिसमें इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने देखा कि एक चेस्ट है, ठीक है। चेस्ट आप कह सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल बड़ा सा, जिसको आप कह सकते हो संदूक या फिर एक बॉक्स के तौर पे कह सकते हो, बहुत बड़ा सा बॉक्स है, जो ऑफ कोर्स उस समय तो लोहे का या मेटल का नहीं बना होगा, उस समय पत्थर के स्टोन्स के बनाते थे वो लोग, बड़े बड़े बोल्डर्स के बनाते थे। तो वो चेस्ट था, उसके ऊपर एक बड़ा सा स्टोन का स्लैब रखा हुआ था। अब उस स्लैब को जब हटाया जाता है तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, ये स्लैब की यहाँ पे दिया हुआ है 3.25 फीट का ये स्टोन का आपको चेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। पूरी तरीके से वो कवर था किससे, एक मैसिव स्टोन स्लैब से। उस स्लैब को जब हटाया जाता है तो ये क्या अनकवर करते हैं, 7 बियर के स्कल्स। बियर के स्कल 7 हैं, और सबसे खास बात, सिर्फ 7 होते तो आप फिर भी कह सकते हो कि हाँ ठीक है बियर का स्कल है, कोई रैंडमली हो सकता है रख दिया हो या फिर ऐसे एज अ गेम उसने वहां पे रख दिया हो। पर यहाँ पे खास बात क्या है कि वो सातों के सातों एक यूनिक फैशन में अरेंज थे, और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द माउथ ऑफ द केव। जिस डायरेक्शन में केव का एंट्रेंस या फिर माउथ है, उस डायरेक्शन में सब सिमिलर फैशन में साथ के साथ आपको वहां पे स्कल्स देख के अरेंज देखने को मिलते हैं। जो मजल होता है उसका, जो माउथ का पार्ट है, यहाँ पे आप बात करो बियर की, वो किस तरफ है, जिस तरफ एंट्रेंस है केव का, केव की एंट्रेंस के सब तरफ फेस्ड है। तो इससे भी एक तरीके से वो बियर वर्शिप या फिर एक ब्लैक मैजिक टाइप के किसी तरह के टोटम का जो कॉन्सेप्ट जिसको आप कहते हो, उस तरह की चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, यहाँ पे जिनका नाम लिखा हुआ है आपको डॉक्टर एमिल बैचलर, ठीक है। दूसरा एविडेंस ये हुआ आपका। एक और चीज यहाँ पे साथ में आ जाती है, हमने कई चीज देखा किन किन चीजों पे वो बिलीव करते थे, किन किन चीजों को परफॉर्म करते थे, प्रैक्टिस करते थे। नेक्स्ट चीज आप बात करते हो तो सबसे अप्रोप्रिएट या फिर जिससे सबसे वेल डिफाइंड ब्यूरियल को, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जब आप एक्सकवेट करते हो, कहीं पे कुछ डिस्कवरी करते हो, तो ऑफन वो अगर वो इतने पुराने आप बात कर रहे हो कि 2 से 3 लाख पहले उनका ओरिजिन होता है और 25 से 35 हजार साल के आसपास वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप लेटेस्ट फाइंडिंग की बात करते हो तो फॉसिल होगा लगभग 35,000 साल पुराना। 35,000 साल पुराना फॉसिल आप समझ सकते हो कितना ज्यादा फ्रेगमेंटेड फॉर्म में हो सकता है, पूरी तरीके से डिटोरिएटेड फॉर्म में हो सकता है। इसीलिए यूजुअली अच्छे फॉसिल नहीं मिलते, और अच्छे फॉसिल आपको नहीं मिलेंगे तो आप अच्छे से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाओगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप बात करते हो तो एक बहुत अच्छा ब्यूरियल यहाँ पे मिला है, बहुत, जिसको बेस्ट ब्यूरियल कह के टैग किया जाता है। ये भी राल्फ सोलेकी साहब को ही मिला है, ऑल्दो ये 1970 में मिला था, इससे ऑलमोस्ट 30-35 साल पहले, 3 डेकेड्स पहले उनको ये मिल जाता है। 1935 से 60 के बीच में वो काम कर रहे होते हैं, तो उनको अलग अलग फाइंडिंग्स मिलती है, जिसके बेस पे कहाँ पे मिल रहा है ये आपको देखने को मिलेगा, ये इराक में इनको मिल रहा है, ठीक है। और उनको 9 अलग अलग निएंडरथल्स के रिमेन मिलते हैं, ठीक है। और उस 9 के 9 निएंडरथल के रिमेन जो यहाँ पे मिल रहे हैं, उस केव का नाम है शानीदार, तो इन्होंने उसी के नाम पे, केव के नाम पे उसका नाम रख दिया रिमेन्स का, ठीक है। आप फॉसिल्स आपको कोई मिले हैं तो जाहिर सी बात है आप नेमिंग करोगे ताकि आप पहचान सको कि ये स्कल 1 है या स्कल 2 है, किसी भी तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया था, उसकी टाइपोलॉजी की जाती है। तो इन्होंने क्या किया, उसको बोला कि ठीक है ये शानीदार केव में मिला है, तो वी विल कॉल इट शानीदार 1, शानीदार 2, शानीदार 3, 9 तक इन्होंने काउंटिंग कर दी, शानीदार 1 से लेकर 9 तक का ये सैंपल है।
शानीदार 129। अब उसके अंदर ये इंटरप्रिटेशन करने लगे, हर एक जो रिमेन्स थे या जो इनको स्कल मिला है, स्कल कैप मिली है, जो भी फॉसिल्स मिले उसको इंटरप्रेट करने लगे। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग इनको जो फाइंड मिलता है वो है शानीदार का जो एक स्केलेटन रिमेन है नंबर 4। जो नंबर 4 का है जिसको शानीदार 4 ये कह रहे हैं, वहां पे आपको देखने को मिलता है वो पूरी बैडली उसकी क्रश्ड हो गई है। एक तरीके से आप देखोगे तो उसका जो स्कल है बहुत बुरी तरीके से क्रश्ड है। तो इससे वो इंटरप्रेट करते हैं कि जरूर केव के अंदर या फिर किसी जगह पे एक बहुत भारी सा स्टोन, भारी सा पत्थर जो है उस इंडिविजुअल के ऊपर, निएंडरथल जो था उसके सर पे गिरा होगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। वो वहां पे 40 ईयर का कोई मैन था। हमने बात किया था, अगर आपको कई सारे क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ पे अराइव कर रहे हो कि आप कैसे बता रहे हो कि भैया वो तो 25,000 साल पुराना है, आप उसकी एज कैसे बता रहे हो, ठीक है, आप उसका कैसे बता सकते हो कि वो मेल है, मैन है कि वेमेन है। तो ये सारी चीजें के लिए हमने फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर एक लेक्चर बनाया था कि आपको जब फॉसिल रिमेन्स मिलते हैं तो उसमें आप एज से लेकर के, कॉज ऑफ डेथ से लेकर के, टाइम ऑफ डेथ से लेकर बहुत सारी चीजों को आप पता कर सकते हो। जेंडर जो है, सेक्स जो है, यानी कि अगर आप बात करते हो उसकी एज एट डेथ क्या रही होगी, वो सारी चीजों को आप फॉरेंसिक्स की मदद से जान सकते हो। डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं, डेंटिशन का जो पैटर्न है, टीथ जो आपको मिल रहे हैं, हर अलग अलग चीज से आप अलग अलग कंक्लूजन पे अराइव करते हो। तो सेम चीज इन्होंने की और इससे ये इनको पता लगता है कि ये जो बैडली क्रश्ड चीज है उसकी वजह से उसकी डेथ हुई, और ये जो आपको रिमेन्स मिले 40 साल के एक आदमी की थी, एक मैन की थी। पर वो देखते हैं अगर उस क्लोज एग्जामिनेशन करने के बाद उनको ये पता चलता है कि भाई ये डेथ से पहले भी इसके साथ कई प्रॉब्लम थी। कुछ ओल्डर उनको ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि ये ओल्डर इंजरीज उसकी बॉडी पे देखने को मिलती है, जिसमें वो देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे उसकी डेथ से पहले सेवरल ओल्डर इंजरीज जो आपको साइन दे रही हैं कि वो इंसान जो है पूरी तरीके से बैडली इंजर्ड था और उसके साथ साथ ब्लाइंड भी रहा होगा। इस कंक्लूजन पे भी वो अराइव करते हैं। तो जो इंसान पहले से बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत ज्यादा इंजर्ड है डेथ से पहले, जब उसके ऊपर पत्थर गिरा उससे पहले उसकी ये हालत है, ठीक है, बुरी तरीके से वो इंजर्ड है, साथ ही साथ वो ब्लाइंड है, उस समय ये सारी चीजें, ब्रेल तो डिस्कवर हुआ नहीं है, बाकी चीज तो इतने फंक्शन है नहीं, हम अभी भी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन में चल रहे हैं, हमारे पास टूल्स टाइपोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, हमारा कल्चर, हमारी सिविलाइजेशन जो है उतनी एडवांस नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो उतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका सर्वाइवल जो लाइफ स्पैन होगा एक ब्लाइंड इंसान का, वो भी इंजर्ड इंसान को, बहुत कम होना चाहिए। लेकिन फिर भी उस इंजरी के और उस ब्लाइंडनेस के बहुत ज़्यादा साल तक, जब तक वो पत्थर नहीं गिरता उसके सर पे, वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करता है और फाइनली मरता है जब वो पत्थर गिर रहा है। तो इतना लंबा टेन्योर वो कैसे सर्वाइव कर पाया, इसका जब क्वेश्चन उठता है तो ये लोग इस कंक्लूजन पे आते हैं कि जरूर इनकी पॉपुलेशन में, निएंडरथल्स के बीच भी आपको ह्यूमंस के जैसे, जैसे हम कंपैशनेट होते हैं, सिंपैथाइज करते हैं इंजर्ड लोगों के साथ जो एक तरीके से इन्हें स्पेशली एबल्ड हैं या फिर हर्ट हैं किसी तरीके से, तो आपको वो सेम चीज देखने को मिल रही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो इस कंक्लूजन पे आते हैं, या पेलेंटोलॉजिस्ट जो हैं वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि आपको केयर टेकिंग, सिंपैथी, एम्पैथी की आप बात कर लो, कंपैशन की बात कर लो, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक निएंडरथल के बिहेवियर में भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लाइक दी मॉडर्न ह्यूमंस या फिर आज का जो ह्यूमन है उसकी तरह। तो एक केयर टेकिंग की जो हमने बात की थी वो भी आपको यहां देखने को मिल गई। नेक्स्ट एविडेंस की अगर आप बात करते हो तो वो है आपका, सब कुछ कहीं पे अच्छा नहीं होता है, ठीक है। रावण को भी आप कहते हो बहुत ज्ञानी था, लेकिन रावण के अंदर भी कुछ कमियां थी। बहुत सारे लोग आप कहते हो कि हाँ इसके पास ये चीज बड़ी अच्छी है, लेकिन हाँ ये इसका एक बैड साइड है, इसकी एक डार्क साइड है। तो ऐसे निएंडरथल वाज नो एक्सेप्शन, उसका भी एक डार्क साइड था। ऑल्दो सारे कंपैशन की हमने बात कर ली, हर चीज की बात कर ली, लेकिन यहां पे वो सेम चीज आ जाती है कि आपको देखने को मिलता है कि इनके बीच में वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट्स और कैनाबिलिज्म, वायलेंस कॉन्फ्लिक्ट तो फिर भी ठीक है, बाउंड टू हैपन, जहां पे वो भी खासकर जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं आपको उसमें देखने को मिलता है, या फिर अर्ली ह्यूमंस होगा उसके बीच देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसोर्स पार्टीशनिंग सही से नहीं हो पा रही है, स्ट्रेस हो सकता है, टेरिटोरियलिटी पे हो सकता है, मेट सिलेक्शन पे हो सकता है, कई इश्यूज के ऊपर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स राइज हो सकते हैं। पर यहां पे आपको कैनिबलिज्म भी देखने को मिल रहा है, यानी कि अपनी ही स्पीशीज के जो बंदे हैं या फिर पॉपुलेशन है, मेंबर्स हैं, उनको कंज्यूम कर रहा है, उनको खा रहा है। इस कंक्लूजन पे आप कैसे आते हो, यहाँ पे वायलेंस और कैनिबलिज्म का है, आपको कई सारे म्यूटिलेटेड, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त, जिसको आप कहते हो बैडली डैमेज्ड, है ना, जब आप किसी को मार के खाते हो, पूरी तरीके से उसकी जो बोन्स हैं एक तरीके से उसको हटाते हो, उखाड़ के, फेंक के, टीयर करते हो आप, टीयर अपार्ट करते हो, तो वो जो रिमेन्स होता है बहुत बैड स्ट्रक्चर में आता है, बहुत डिफॉर्म हो जाते हैं। तो आपको कई सारे म्यूटिलेटेड रिमेन्स मिल रहे हैं निएंडरथल्स के ही, और उस पे जो मार्क्स हैं, जो इंजरीज हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि किसी ने उसको मार के उसके मैरो को निकाल के खाया है, कंज्यूम करने की कोशिश की है। साथ ही साथ एक बाद में एविडेंस आता है जिसको आप कुकिंग के भी एविडेंस मिल रहे हैं कि मीट जो है इंसान का उसको कुक करके वो लोग खा रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है कि एक सोलो रिवर जो है आपकी जावा में है, वहां पे एक आपको रिमेन्स मिलते हैं। उसमें क्या देखा गया, उसको जब डिस्कवरी हुई, उसको एग्जामिन किया गया, तो उसको एग्जामिन करने पे ये पता चलता है कि उसका जो फोरामेन मैग्नम है वो पूरी तरीके से एक आपको उसके में वाइडनेस देखने को मिलती है ना, वो वाइडेंड हो चुका है, उसको खोला गया है, इस तरीके से उसका मॉर्फोलॉजी हो चुकी है कि आर्कियोलॉजिस्ट या पेलेंटोलॉजिस्ट ये
इन्फर कर रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको खोलने की, ओपन करने की कोशिश की गई है। जो क्रेनियल वॉल्ट, जो आप फोरामेन मैग्नम के बारे में जान रहे होंगे, फोरामेन का मतलब होता है एक होल, एक बिग होल होता है, और ये आपके एंटीरियरली प्लेस्ड है ह्यूमन बींग्स के, जिसमें से आपकी जो आप कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास हो रही होती है। तो उसको पूरी तरीके से खोल के ब्रेन को निकाल के कंज्यूम करने की प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है। और इस इंटरप्रिटेशन पे, इस कंक्लूजन पे कैसे आते हैं, क्योंकि कई सारे जो मॉडर्न समय में भी कैनिबल्स आपको देखने को मिलते हैं, कुछ सोसाइटीज के बीच कैनिबलिज्म आपको देखने को मिलता है, उनके यहां भी सेम इसी तरह की टेंडेंसी है कि फोरामेन मैग्नम को ऊपर से सर को जो वॉल्ट है उसको वाइड ओपन करके पूरी तरीके से ब्रेन को निकाल के कंज्यूम किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखते हो कि एक डिजीज है जिसको कुरू डिजीज कहते हैं, ठीक है। ये न्यू गिनी का जो एरिया है वहां पे पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। उनके बीच एक तरीके से इन्फेक्शियस प्रोटीन की वजह से ये डिजीज आपको देखने को मिल रही है। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ कंज्यूमिंग मीट। ब्रेन खाते हैं वो डेड लोगों का। महाभारत में भी इनफैक्ट आपने सुना होगा, जो 5 पांडव भाई थे तो उसमें से सहदेव जो थे, ही वॉज नोन फॉर ईटिंग फ्लैश, उन्होंने खाया था शायद पांडु का। तो इस तरीके से एक स्टोरी वहां पे महाभारत में भी मेंशन्ड है, जिससे उनको कई सारी चीजें पता चल जाती थी। वो फ्यूचर को भी देख सकते थे, कई सारे पास्ट इवेंट को देख सकते थे, उनके पास इस तरीके की स्पेशल एबिलिटी थी। तो सेम चीज आपको देखने को मिल रही है कुरू भी, जहां पे डिजीज आपको देखने को मिल रही है। न्यू गिनी की जो पॉपुलेशन है उनके बीच में सेम टेंडेंसी उनके बीच भी है इसी तरीके की। तो आपने इवोल्यूशनरी स्कूल में जो हम पढ़ रहे थे, यहां पे आप आर्कियोलॉजी की बात करो, ठीक है, प्राइमेटोलॉजी, एक तरीके से हम साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर इसी चीज को आप रिलेट कर सकते हो किससे? जो हमारा पैरेलली इवोल्यूशनरी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने बात की हुई है किस चीज की? सर्वाइवल्स की। पुरानी चीजों का एक तरीके से रिमेन्स, पुरानी प्रैक्टिसेस का रिमेन्स आपको अभी देखने को मिलता है। वो सेम चीज आपको जो निएंडरथल के बीच में हो रहा था, वो सेम चीज आपको यहाँ की मॉडर्न सोसाइटी के पॉपुलेशन के बीच में आपको देखने को मिल रहा है। ऑल दो सर्वाइवल में एक खास बात ये होती है कि वो चीजें जो है अब ये यूजलेस हो चुकी होती हैं, अब उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उसका यूज है, जाहिर सी बात है ओपन करेंगे तभी खाएंगे, पर आप यूजलेस इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो इन प्रैक्टिसेस को कि ऑफकोर्स मॉडर्न मीन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स अब डेवलप हो चुके हैं। कोई या रिलायंस जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से, आपके पास फूड का लैक नहीं है, रिसोर्सेज का लैक नहीं है कि आप किसी इंसान को नहीं खाओगे तो आप बच नहीं पाओगे ना। फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, इस तरह की प्रैक्टिस को कर रहे हैं, तो उसको आप एज अ सर्वाइवल कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट चीज आपको जो देखने को मिलती है, डार्क साइड ऑफ निएंडरथल्स हमने देख लिया। नेक्स्ट चीज अगेंस्ट शानीदार केव्स, जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है जहां का आपको निएंडरथल का एविडेंस देखने को मिलता है। इतना ज्यादा आपको अच्छे एविडेंसेस मिलते हैं कि कई लोग, कई आर्कियोलॉजिस्ट कई जगहों पे आपको शानीदार केव्स को एज निएंडरथल केव्स कह के रेफरेंस मिलेगा। इसको निएंडरथल केव्स भी कहने लगे लोग, इतने अच्छे अच्छे एविडेंसेस यहाँ से मिले। तो यहाँ पे आपको एक और सेट ऑफ एविडेंस मिलता है ब्यूरियल का, जो हमने बात की थी, पहली स्लाइड में बात की थी कि ब्यूरियल सिस्टम का, दफनाते हैं, सेरेमनी होती है, आप कहते हो कि क्रीमेशन हो रहा है, तो उसके भी एविडेंसेस आपको मिल रहे हैं। इस कंक्लूजन पे आप कैसे पहुंचे? ठीक है, जो रिमेन्स मिली, जो ग्रेव्स मिली, वो भी सिर्फ नॉर्मल क्रीमेशन नहीं हो रहा है। नॉर्मल क्रीमेशन तो कई सोसाइटीज में हो सकता है, इससे पहले भी हो सकता है। इनके यहाँ काफी वेल डिफाइंड, वेल स्ट्रक्चर्ड और एक तरीके से सेरेमोनियल आपको देखने को मिल रहा है कि क्रीमेशन हो रहा है या फिर ब्यूरियल हो रहा है। इसके एविडेंसेस कैसे मिलते हैं? इस कंक्लूजन पे आप कैसे आए? जब आपने ग्रेव को डिग किया तो पोलन, आपको पता है पोलन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। आपने 10th और 12th में बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा स्पोरोपोलन, ये सारी चीज होती है जिसको जल्दी से डिग्रेड नहीं कर सकते। इतना स्ट्रॉन्ग आपका केमिकल होता है, बहुत अब्रेसिव से अब्रेसिव चीज को वो एक तरीके से सहन कर जाता है, उसके बाद भी वो डिग्रेड नहीं होता है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस को वो बियर कर सकता है। तो पोलन आपके एक तरीके से कह सकते हो बहुत लॉन्गिटिविटी होती है, इंडेस्ट्रक्टेबल फॉर्म में आपको बहुत लॉन्ग रिकॉर्ड में देखने को मिल सकते हैं, प्रिजर्व्ड फॉर्म में। ठीक है, तो जब वो ग्रेव को हटाया जाता है तो वहां पे कई सारे पोलन्स मिलते हैं, न्यूमरस पोलन मिलते हैं, अलग अलग स्पीशीज के पोलन मिलते हैं। जब उसको एनालाइज करते हो आप तो आप इस कंक्लूजन पे आते हो कि वो जो पोलन है वो किसके हैं? अलग अलग स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स के हैं। कई सारे फ्लावर्स होते हैं जिसकी स्पीशीज है। तो जैसे आज के हमारे टाइम में आप देखते हो ग्रेव्स के ऊपर हम फ्लावर चढ़ाने जाते हैं, क्रिश्चियन के अंदर प्रैक्टिस आपको देखने को मिलती है, और भी कई समाज में आपको देखने को मिलता है कि ग्रेव्स पे फ्लावर चढ़ा रहे हो आप। तो वैसे ही ये पोलन एनालिसिस हमको ये बताता है कि कई सारे मल्टीपल स्पीशीज ऑफ ब्राइट फ्लावर जो थे उनके ये पोलन ग्रेन्स उनके ग्रेव में आपको देखने को मिल रहे हैं। इससे आपने कंक्लूड किया कि किस तरीके से एक सेरेमोनियल फंक्शन है, उसका सेरेमोनियल ब्यूरियल सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, प्रैक्टिस किया जा रहा है अमंग्स द निएंडरथल। तो ये सारी बातें हो गई आज के लेक्चर में हमारी निएंडरथल्स के इंटरेस्टिंग कल्चर्स, फीचर्स और उनके अलग अलग प्रैक्टिसेस के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू ब्रिंग सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी, टू इवोल्यूशन और प्रोबेबली टू पैलेंटोलॉजी एंड प्राइमेटोलॉजी।
उससे पहले लास्टली वापस से आपको रिमाइंड करूंगा, ये 2 स्पेसेस हैं, आपको स्कैन करके QR को आप स्कैन करके इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे ऐसी डिस्कशन हम करते रहते हैं। अलग अलग मटेरियल जो PPTs और PDF यहाँ पे यूज हो रही है वो इन 2 ग्रुप्स में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जल्दी हम इंस्टाग्राम पे भी स्पेसिफिकली एक 60 to 90 सेकंड्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के, नॉट ओनली एंथ्रोपोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के डिस्कशंस जो हैं 90 सेकंड के या 60 सेकंड्स के वीडियो में हम कंसेप्चुलाइज करके उसको वहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं। सो यू कैन कनेक्ट अस विद दीज स्पेसेस to have your queries addressed and other features. So this was all about today's lecture. We will meet you in some other video with some interesting topic. Till then, thank you and have a nice day. Signing off. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।